हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो चलो देख लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है, लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो वार्षिक पेपर का प्रश्न है। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा है। तो आप लोगों को पता होगा 1 से लेके ये 14 तक जाएगा, ये 7 है। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो 1 से लेके 7 तक इसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और 7 से 14 को क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और जो 7 है प्रॉपर, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान अगर पूछेगा आपसे तो उत्तर में क्या लेना है, 7 लेना है। ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। तो उत्तर एकदम आंख मूंद के कृत्रिम उठा लेना। ठीक है, क्योंकि जो पालतू कुत्ते हैं अब वर्तमान में अच्छे नस्ल पाने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम चयन का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद देखो तीसरा, अम्लीय विलयन में डुबोने पर लिटमस का रंग, अम्लीय में अगर अम्ल में डुबोया जाता है लिटमस पेपर को तो उसका रंग जो है वो लाल हो जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, लाल। ठीक है, ये सब वार्षिक पेपर का प्रश्न है। वार्षिक पेपर में ऐसे ही आते हैं और सही विकल्प चुनकर लिखे, पहला टॉपिक रहेगा, इसके बाद खाली स्थान, इसके बाद सही जोड़ी। तो 15 नंबर के प्रश्न जो है वार्षिक पेपर में ऐसे ही आएंगे। इसके बाद 2 से लेकर 18 तक के जब जाओगे तो वो अपना नंबर मतलब उसमें बटा रहेगा ना, 75 नंबर का रहेगा तो वो बटा रहेगा। तो चलो अगला प्रश्न देखो, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये भी वार्षिक पेपर के प्रश्न हैं। सबसे आघातवर्धनी धातु, तो सबसे ज़्यादा फैलने वाला धातु, आघातवर्धनी मतलब लचीला जो फैलने वाला होता है। ठीक है, तो वो सोना है। ठीक है, तो सोना जो है जितना पीटोगे उतना ये फैलते जाएगा और आसानी से फैल जाता है ना, तो इसलिए सबसे आघातवर्धनी धातु कहा जाता है, सोना को कहा जाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट। हेमेटाइट 4 प्रकार के होते हैं, है ना, 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में से एक प्रकार जो हेमेटाइट है जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। दूसरा, खाली स्थान दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु का आकार का होता है। तो समतल दर्पण का होता है। तीसरा है, खाद्य पदार्थों के प्रवाह को खाली स्थान कहते हैं। खाद्य पदार्थ के प्रवाह, देखो खाद्य पदार्थ के प्रवाह कैसे होते हैं, देखो एक चक्र बनाते हैं। ठीक है, एक चक्र में ये पेड़ हो गया। ठीक है, इसे पेड़ मान लो। यहाँ पे पेड़ के बाद हिरण है ना, हिरण जो है पेड़ के पत्तों को खाता है। हिरण को कौन खाता है देखो इसका मतलब ये है कि शाकाहारी जीव जो है शाकाहारी चीज को खाता है, जो पेड़ है। हिरण जो है शाकाहारी जीव है। अब शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी जीव खाएगा। जैसे कि कुत्ता भी मांसाहारी है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, मांसाहारी है, दोनों है। लेकिन मांसाहारी में भी गिनती ले सकते, शेर ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, शेर। ठीक है, मांसाहारी इसको खाएगा। फिर मांसाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी जीव को। तो मांसाहारी जीव को इंसान, जो दोनों मांसाहारी जो है शाकाहारी सर्वाहारी दोनों को खा सकता है ना, तो दोनों को खाने वाला जीव इंसान हो गया। फिर इसको अपघटक इसको क्या करेगा, खाएगा। फिर इसी तरीके से ये चक्र चलते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बोलते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। तो यहाँ पे ये जो उत्तर आएगा इस प्रश्न का, तो इसका उत्तर खाद्य श्रृंखला का हो या फिर खाद्य जाल कह सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, मूत्र की मात्रा का बढ़ना खाली स्थान कहलाता है। तो ये कहलाता है पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया कहलाता है। फिर पांचवा है उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को रखना होगा। वस्तु को 2f दूरी पर रखना होगा। ठीक है, 2f दूरी पर रखना होगा। इसके बाद उचित संबंध जोड़िए देख लेते हैं। देखो विभव मापक यंत्र, विभव को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों के अध्ययन जो है पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, पैलिएंटोलॉजी से करते हैं। फिर पादप
पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और स्वस्थ शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। ये जो प्रश्न है 2 से लेके 5 तक, वार्षिक पेपर में जब आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा तो वो सारे प्रश्न जो है 2 से लेके 6 तक, 5 तक नहीं, 6 तक 2-2 अंक के रहेंगे। तो तत्वों को वर्गीकृत करने में परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु क्रमांक का आधार क्यों अच्छा है? परमाणु भार को क्यों नहीं लिया गया है, इसके जगह परमाणु क्रमांक को क्यों लिया गया है, ये कह रहा है। तो देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। कई ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु भार सेम होता है, सेम टू सेम। तो इसीलिए सेम टू सेम परमाणु भार है, तो भार के अगर हिसाब से रखा जाएगा तो भार सेम है, तो किसको पहले रखा जाएगा ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए परमाणु क्रमांक को आधार माना गया है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न तो गणितीय प्रश्न है, इसका हल थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा। इसके बाद देखो चौथा, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है? अभी मैंने आपको खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में बताया ना, तो सेम वैसा ही है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारे आसपास के जो पर्यावरण है, जहाँ पे हम रहते हैं और अपनी क्रियाकलापों को करते हैं, यही हमारा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। बस इतना ही इसका उत्तर रहेगा और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो पांचवा में क्या कहे, विद्युत फ्यूज कैसे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज कैसे कार्य करता है? विद्युत जो फ्यूज है, देखो घरों में लगा होता है ना, मतलब घरों में जाने वाला बिजली होता है, तो बिजली ज़्यादा मात्रा में ना जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है? फ्यूज लगा दिया जाता है। अब फ्यूज को इसलिए लगाया जाता है कि बिजली अगर ज़्यादा मात्रा में जाता है तो ऑटोमेटिक वो फ्यूज क्या हो जाए, गल जाए या फिर ऑटोमेटिक टूट जाए। तो इससे पता चल जाएगा कि बिजली जो है वो ज़्यादा आ रहा था, तो उसे रोकने के लिए जो फ्यूज है वो क्या हो गया, गल के टूट गया, है ना। तो फ्यूज जो है उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया इसी प्रकार से ये काम करता है। एटीपी का पूरा नाम तथा एक कार्य लिखिए कह रहा है। इसके बाद छठवा है, ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार का होता है? फिर अगला देखो आठवां, ये 10 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति व प्रक्रिया बनाइए कह रहा है। 9वां, ये भी गणितीय प्रश्न है ना। इसके बाद 10वां, कृत्रिम व प्राकृतिक चयन एक दूसरे से भिन्न है। अम्लीय व क्षारीय धातुओं के होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। इसमें अथवा दिया है, लेकिन कोई भी प्रश्न अथवा में नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में जो प्रश्न देखने को मिलेगा अथवा में बहुत कम चांस है देखने को मिलेगा। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में दी गई किन्हीं 2 परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। फिर 12वां देखो, क्या करना है, इसे संतुलित समीकरण दीजिए। क्या संतुलित समीकरण देना है इसका, ठीक है, मतलब ये जो लिखा हुआ है इनका समीकरण बनाना है। इसके बाद 13वां देखो, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या है? जैविक विकास किसे कहते हैं? विकास की गति धीमी भी हो सकती है और तेज भी। इस कथन के अनुसार धीमी व तेज गति से होने वाला विकास के एक एक उदाहरण दीजिए कह रहे हैं। हमारे शरीर में होने वाले किसी प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अगला है, हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों से किस प्रकार होता है? सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद देखो कुछ और प्रश्न यहाँ पे है ना, श्रेणी वाला है। फिर यहाँ पे सचित्र वर्णन इसका भी करना है और ये वाला भी है, वात्या भट्टी है, ठीक है। अभी तक तो वात्या भट्टी से एक भी प्रश्न अभी तक वार्षिक पेपर में नहीं आया है। और धातु अधातु में अंतर कह रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन। और ये क्या है, अगला है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम रहेगा प्रश्न, लेकिन संबंधित प्रश्न ऐसे ही होंगे क्योंकि अध्याय जो है वो तो नहीं बदलेगा ना। तो अध्याय में जो प्रश्न रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा। हालांकि वो प्रश्न नहीं आएगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 1-2 प्रश्न फंस सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको इसको फोकस नहीं करना है, ठीक है। इसे बताने का मेरा एक मकसद ये है कि वार्षिक पेपर में भी यहाँ से कुछ प्रश्न अटेम्प्ट होने वाले हैं,
इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।